देखो बाबू, आज हम बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का आणविक आधार। मतलब क्या है कि हमने मेंडल के सभी नियम पढ़ लिए। अब हम जानेंगे कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते कैसे हैं। इसको आप विस्तार से समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप इसे एक वीडियो में कंप्लीट कर लोगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, लेकिन कोशिश है कि आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करवा दिया जाए। तो इससे पहले आप जानते हो आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का गुण क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। और आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। लेकिन आज हम समझने वाले हैं कि भाई जो आनुवांशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जाता है, लेकिन कैसे जाता है। अगर जाता है तो कौन लेके जाता है। हमने जाना है कि जीन लेके जाता है, लेकिन जीन क्या है, जीन बनता कैसे है, डीएनए क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, ठीक है। तो याद रखिए आनुवांशिक पदार्थ आ गया। अब हम समझने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक का मतलब होता है केंद्रक, जिसे आप केमिस्ट्री की भाषा में नाभिक कहते हैं, मैथ में आप केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार से बायोलॉजिकल भाषा में आप उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक है ना, या फिर इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहा जाता है। हम समझ रहे हैं इसके बारे में क्या होता है न्यूक्लिक, खोज किसने किया, इसकी सारी चीज़ें आप विस्तार से समझने वाले हो। तो याद रखिएगा न्यूक्लिक की खोज जो किया था वो किसने, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था बेटा, तो वो किया था फ्रेडरिक ने। और इसके अम्लीय गुण के कारण इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था, तो इसे नाम किसने दिया था, अल्टमान ने दिया था। किसने दिया था, अल्टमान ने। पॉइंट समझिए कि आनुवांशिक लक्षण वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वो कहलाता है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेके जाता है, तो उसमें पहला टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल को खोजा किसने, तो सबसे पहले फ्रेडरिक ने इसे खोजा, लेकिन इसका नाम नहीं दिया। पॉइंट समझिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया तो फ्रेडरिक ने, नाम किसने दिया तो अल्टमान ने। मतलब कैसे नाम दिया, फ्रेडरिक ने जब डीएनए की खोज, जब न्यूक्लिक अम्ल की खोज कर दी तो उसके अम्लीय गुण उन्होंने, अल्टमान ने देखा कि इसका क्या है, ये किसका, इसका व्यवहार कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, अम्ल जैसी, तो उन्होंने इसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आ गई तो हम समझते हैं ये जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दो प्रकार का होता है। इसके प्रकार अगर हम समझे तो ये कितने प्रकार का होगा, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, नहीं जानते तो समझिए। यहाँ देखिए डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ राइबोज है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको आप समझने वाले हो। क्या समझने वाले हो कि ये डीऑक्सी कैसे बना, ये राइबोज कैसे बना। बात समझ में आया ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आप अगर इस चीज़ को मिटा दो, अगर आप डी मिटा दो या फिर आप आर मिटा दो तो क्या बचा, केवल बचा क्या, न्यूक्लिक एसिड ना, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की, एसिड का मतलब अम्ल, खोजा किसने, फ्रेडरिक ने, नाम किसने दिया, अल्टमान। प्रकार बताया कितने प्रकार का, दो प्रकार का, डीएनए आरएनए। आई बात समझ में कि नहीं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ये एक नंबर का सवाल बन सकता है आपके लिए कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या फिर एसिड।
यहाँ तक बात समझ में अगर आ गई तो हम समझते हैं डीएनए को विस्तार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपका तो वो है डीएनए। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ना केवल आपकी कक्षा में आगे आप चले जाओगे कक्षा 12 में तो वाटसन का, है ना, वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल पूछा जाता है, जिसे मैं आपको हल्का फुल्का आज बता दूंगा कैसे बनता है डीएनए, कब होता है डीएनए, कब होता है आरएनए, कैसे मॉडल बनाया गया था। तो देखते हैं, समझते हैं बेटा डीएनए के बारे में। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि आनुवंशिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आनुवंशिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सटन व बोवेरी ने किया था। किसने किया था बाबू? सटन व बोवेरी ने सन 1902 में किया था। ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डीएनए आनुवंशिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सटन एवं बोवेरी ने किया था। कब किया था? सन 1902 ईस्वी में किया था। अब हम समझते हैं डीएनए की संरचना के बारे में या फिर डीएनए के मॉडल के बारे में। तो चलिए डीएनए के बारे में समझते हैं। डीएनए का मॉडल किसने दिया? डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने इसका मॉडल दिया था। जबकि बात करें इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नोबेल पुरस्कार। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है कि वाटसन और इन्होंने मॉडल कब बनाया था? तो 1953 ईस्वी में बनाया था और इससे 9 साल के बाद यानी कि 62 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। बात समझ में आई? क्या क्या हमने समझा? हमने समझा आनुवंशिक लक्षण, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, खोज किसने किया था? फ्रेडरिक ने किया था। नाम किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था। नाम दिया क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गुण थे वो कैसे थे? अम्ल के जैसे थे, इसीलिए इन्होंने उसे क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। अम्ल क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर जो गुण थे वो अम्ल जैसे। और न्यूक्लिक क्यों कहा? क्योंकि वो कहाँ पाए जाते थे? केंद्र में पाए जाते थे, जिसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ा? न्यूक्लिक अम्ल पड़ा। प्रकार की बात करें न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का, डीएनए, आरएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम समझते हैं आनुवंशिक शब्द के बारे में। तो आनुवंशिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सटन व बोवेरी ने किया था सन 1902 में। डीएनए के मॉडल की बात करें तो डीएनए का देखिए कई टीचर ऐसे हैं जो आपको बताएंगे डीएनए का जो मॉडल है। हाँ, अगर ये आपको जानना है कि डीएनए की खोज किसने किया था तो डीएनए की खोज किया था बेटा फ्रेडरिक मिसर ने। किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर। अब देखो यहाँ गलतियाँ होती क्या हैं? यहाँ गलती ये होती है बाबू, पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की तो आप मार के आते हो वाटसन और क्रिक पर। याद रखो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था, खोज नहीं किया था। खोज तो फ्रेडरिक मिसर ने किया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिसर ने। और मॉडल किसने दिया? मॉडल का मतलब उसे किसने बताया कि जो डीएनए होता है वह द्विकुंडलित होता है, तो वो किसने बताया? वाटसन एवं क्रिक ने बताया। अब यहाँ कई लड़के क्या होते हैं? गलती करके आते हैं। गलती क्या मतलब? नाम आपसे पूछ क्या रहा है? डीएनए की खोज पूछ रहा है, ना कि मॉडल। हाँ, अगर मॉडल पूछे तो वाटसन एवं क्रिक और खोज पूछे तो फ्रेडरिक मिसर। पॉइंट समझ में आया? अब समझते हैं डीएनए के बारे में पूरा विस्तार से। नोट कीजिए, समझाते हैं अगला पॉइंट। चलिए समझते। तो हमने क्या समझा? डीएनए की खोज किसने किया था भाई? तो डीएनए की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिसर ने। हाँ, एक चीज हमने नहीं ध्यान दिया, फ्रेडरिक मिसर ने किया कब था? तो 1869। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं बेटा डीएनए की संरचना के बारे में। डीएनए कैसे कैसे बनता है? तो डीएनए की
संरचना। कैसे बनता है डीएनए? तो याद रखिए, जो डीएनए है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है बेटा? तो डीएनए जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, या पूछेगा डीएनए के घटक, संरचना एवं घटक लिख देता हूँ। याद रखिए 3 घटक होते हैं डीएनए के। पहला क्या होता है? पहला होता है बाबू शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, जबकि तीसरा क्या होता है? जबकि तीसरा होता है आपका फास्फेट। जबकि तीसरा क्या होता है? फास्फेट। मतलब जो डीएनए है वो उसकी संरचना जो है वो किससे हुई है? तो क्या होता है उसमें? पहले होती है शर्करा, और दूसरा होता है क्या? नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा क्या होता है? फास्फेट होता है। ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बना देती हैं? डीएनए बना देती हैं। ध्यान से लगे रहिए, एकदम अगला 10 मिनट जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हो तो आप बहुत चीज़ें मिस कर देने वाले हो। चलिए बात करते हैं शर्करा। तो शर्करा कितने प्रकार की है? शर्करा होती है बेटा 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली शर्करा होती है डीऑक्सी शर्करा, पहली शर्करा डीऑक्सी शर्करा, और दूसरी जो शर्करा होती है वो होती है आपकी क्या? राइबोज शर्करा। बात समझ में आ गई? शर्करा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? है ना, डीऑक्सी शर्करा, और दूसरी होती है आपकी राइबोज शर्करा। तो आप ध्यान से देखो कि शर्करा का पहले चित्र याद रखिए, इसके बाद डीऑक्सी कब बनेगा, राइबोज कब बनेगा, आपको याद रखना होगा। तो समझिए, शर्करा की बात करें हम, शर्करा का फिगर कैसे बनेगा? तो याद रखिए शर्करा में जो कार्बन होते हैं वो कितने? शर्करा में जो कार्बन होते हैं वो 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 5, और ये जुड़े किससे होते हैं? ऑक्सीजन से। जो शर्करा होते हैं उसमें 5 कार्बन होते हैं, वो सभी किससे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन से। ये हो गया आपका शर्करा। अब हमें समझना है शर्करा के प्रकार, कब होगा डीऑक्सी शर्करा, कब होगा राइबोज शर्करा। तो बेटा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दो। अब हम समझ लें डीऑक्सी शर्करा, हम समझ लें क्या? हम समझें डीऑक्सी शर्करा कैसे बनेगी, कैसे पहचानेंगे कि ये डीऑक्सी शर्करा है, कैसे पहचानेंगे ये राइबोज शर्करा है। तो देखो शर्करा का फिगर ये रहा आपका, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4, और यहाँ पे आपका हो गया क्या? 5 कार्बन। मतलब जब 5 कार्बन किससे जुड़े हुए हों? एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए हों, तो वो हमारी क्या कहलाती है? शर्करा कहलाती है। एक चीज़ बेटा ध्यान में रखना, जब आप डीएनए पढ़ोगे तो ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। कार्बन को आप जब कभी भी गिनोगे, यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4, और ये कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन आपके पास हो गए। आगे समझे बात को। अगर बात करें डीऑक्सी शर्करा की, तो डीऑक्सी शर्करा में आप कहोगे सर शर्करा डीऑक्सी शर्करा और शर्करा में कोई अंतर नहीं, तो अंतर क्या है? वही तो हमें समझना है। जो हमारी शर्करा है वो 2 प्रकार की होती है, पहली डीऑक्सी शर्करा, दूसरी राइबोज शर्करा। तो डीऑक्सी शर्करा कैसे? जब इसके दूसरे कार्बन यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, इससे क्या जुड़ जाए? एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, H जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? डीऑक्सी बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू? डीऑक्सी बन जाता है। जबकि अगर हम बात करें राइबोज के बारे में, अगर हम बात करें राइबोज शर्करा की, कैसे पहचान करेंगे? तो कार्बन कितना होता है? कार्बन होता है कितना? कार्बन होता है 5। कितना कार्बन होता है? 5 कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है? 5 कार्बन। और यहीं पे जहाँ पे डीऑक्सी में आपने देखा था H जुड़ा था, वहीं यहाँ पे क्या जुड़ जाए? यहाँ पर जुड़ जाएगा बेटा OH। तो ये आपका बन जाएगा क्या? राइबोज शर्करा। बात समझ में आई कि नहीं आई? शर्करा का चित्र ये देखो,
5 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हों तो वो क्या कहलाएगी, शर्करा कहलाएगी। और यही दूसरे कार्बन के साथ क्या जुड़ जाए, H जुड़ जाए तो वो कौन शर्करा हो गई, डीऑक्सी शर्करा हो गई। और अगर वही दूसरे कार्बन के साथ OH जुड़ जाए तो वो क्या हो जाए, राइबोज शर्करा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़े। अब समझ ले बेटा, आप समझे नाइट्रोजनी क्षार के बारे में। तो जिस प्रकार से शर्करा भी 2 प्रकार की होती है, ठीक उसी प्रकार से नाइट्रोजनी क्षार भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्यूरीन, पहला होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन या फिर पिरामिडीन, है ना। तो पिरिमिडीन। अब देखिए, तो प्यूरीन में क्या क्या पाया जाता है। प्यूरीन में बेटा एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। और पिरामिडीन में क्या होता है, थायमिन और क्या होता है, साइटोसिन। क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एक चीज़ और ध्यान में रखो, यहीं पे एक चीज़ ध्यान में रखें, जब आप डीएनए का मॉडल पढ़ोगे तो आपको याद रखना होगा एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यानी कि क्या है, एडेनिन जब कभी भी जुड़ेगा वो किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ जुड़ेगा। एडेनिन जब भी जुड़ेगा वो किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ। वो भी कितना बांड बना के, डबल बांड बना के। और ग्वानिन जब कभी भी जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा, साइटोसिन। लेकिन बांड कौन सा होगा, ये दिमाग के किसी कोने इस बात को सेट करके रख लो, फिट करके रख लो बात को कि ये क्या होगा। एडेनिन जब कभी भी जुड़ेगा बाबू, एडेनिन जब कभी भी जुड़ेगा वो थायमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन जब कभी भी जुड़ेगा वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। एक पॉइंट और समझ लो, अगर एडेनिन थायमिन के साथ कब जुड़ेगा, जब वो क्या हो, अगर वो डीएनए है तो, अगर वो डीएनए है तो एडेनिन किससे जुड़ेगा, थायमिन से जुड़ेगा। अगर वो आरएनए है तो इस थायमिन की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, यूरेसिल हो जाएगा। बात समझ में आई ना। लेकिन हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम शर्करा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानकारी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा तो वो क्या होगा, डीएनए होगा। और अगर एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ रहा है तो वो क्या होगा, आरएनए होगा। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हो तो फास्फेट को समझे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। शर्करा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, डीऑक्सी शर्करा, राइबोज शर्करा। 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, शर्करा का चित्र। 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन और दूसरे वाले कार्बन से क्या जुड़ जाए, H, एक हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी। अगर राइबोज की बात करें तो 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन लेकिन दूसरे कार्बन से OH जुड़ जाए, है ना, तो क्या बन जाएगा, वो राइबोज बन जाएगा। नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का, प्यूरिन और पिरामिडीन। एडेनिन, ग्वानिन। प्यूरिन में क्या आएगा, एडेनिन, ग्वानिन आएगा। और पिरिमिडीन में क्या आएगा, थायमिन और साइटोसिन आएगा। जब एडेनिन थायमिन के साथ डबल बांड से जुड़ेगा तो डीएनए होगा। अगर एडेनिन यूरेसिल से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। यहाँ दिमाग में रखना कि एडेनिन अगर थायमिन से जुड़ा तो डीएनए, एडेनिन अगर यूरेसिल से जुड़ा तो आरएनए। और ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। जब मैं आपको डीएनए स्ट्रक्चर बना के भरना बताऊंगा ना तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी और आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे। आगे बात करें बेटा फास्फेट के बारे में। फास्फेट जो होता है वो इस रूप में नहीं रहता, बल्कि फास्फेट किस रूप में रहता है, फास्फोरिक एसिड के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, फास्फोरिक एसिड। मतलब जब कभी भी फास्फेट आप देखोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको फास्फेट मिल रहा है, वो किस रूप में रहता है, फास्फोरिक अम्ल के रूप में रहता है। और इसका फार्मूला होता है बाबू, याद रखना, H3PO4। H3PO4 ये आपका क्या है, इतना टॉपिक आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट अंदाज में, ठीक है। आगे बढ़ें। अगर आपकी जानकारी यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बेटा फटाफट अंदाज में आगे बढ़ लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें कवर करना है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ याद रखिएगा, डीएनए जो बना होता है बेटा, अब डीएनए जो बना होता है वो किसका बना होता है, डीएनए जो होता है बेटा वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। एक चीज़ याद रखो, अगर आपको अणु की परिभाषा याद होगी, न्यूक्लियोटाइड समझना है तो थोड़ा सा अणु परमाणु में चलते हैं।
अणु परमाणु में खासियत क्या है? आप अणु की परिभाषा अगर आपको याद होगी तो आप जानते हैं अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो एक चीज़ याद रखो कि अणु परमाणु जो है वो क्या होता है, कभी फ्री क्यों नहीं होता? क्योंकि परमाणु मिल के क्या बनाता है, कई परमाणु मिलके किसका निर्माण करते हैं, अणु का। जब अणु टूटेगा तभी ना परमाणु मुक्त होंगे, इसीलिए ये परमाणु कभी क्या होता, स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन अणु अभी ये तो फ्री है ना, ये जहाँ चाहे जा सकता है। एक चीज़ देखो, परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का। परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का। तो डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड नहीं बनता, न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड होगा वो बड़ा होगा कि न्यूक्लियोटाइड, तो जाहिर सी बात कौन छोटा होगा, न्यूक्लियोसाइड छोटा होगा, न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, बड़ा होगा। अब कैसे पहचानेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड है, कैसे पहचानेंगे कि ये न्यूक्लियोसाइड है? तो न्यूक्लियोटाइड को कैसे पहचानेंगे और न्यूक्लियोसाइड को कैसे पहचानेंगे, आप देख लीजिए। पहले न्यूक्लियोसाइड समझा देता हूँ, फिर न्यूक्लियोटाइड आपको नीचे स्ट्रक्चर इसका बना के दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना बेटा, अगर आपको शर्करा का फिगर याद है तो दिमाग में रखो। यहाँ देखो, ये न्यूक्लियोसाइड का फिगर, एक ऑक्सीजन कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। यहाँ हो गए 5 कार्बन। अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड की तो ये जो पहला कार्बन है इससे कोई भी नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाए। नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। अगर इसमें से कोई जुड़ गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। मतलब कोई भी नाइट्रोजनी क्षार, चाहे एडेनिन जोड़ो, चाहे ग्वानिन जोड़ो, चाहे थायमिन जोड़ो, चाहे साइटोसिन जोड़ो, कोई एक जोड़ दोगे तो वो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अगर बात करें अब न्यूक्लियोसाइड तो बन गया, टाइड कैसे बनेगा, तो ये 5वां कार्बन जो है यहाँ पे क्या जुड़ जाए, फास्फेट जुड़ जाए। यही फास्फेट आके अगर जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर पूछे न्यूक्लियोसाइड की संरचना तो इतना ही बनाना, यहाँ कार्बन रख देना, ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। और इस 5वें कार्बन की जगह क्या हो जाए, फास्फेट हो जाए, इसके साथ फास्फेट जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई तो बेटा बाद में पढ़ेंगे हम, अगले वीडियो में हम जानेंगे किसके बारे में, डीएनए की संरचना, वाटसन और क्रिक मॉडल, कितने न्यूक्लियोटाइड भरे जाते हैं, कितनी लंबाई होती है, ये सारी चीज़ें आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।